छलावा। छलावा यानी एक ऐसी जगह जो कि प्रेत बाधित होती है, या यूँ कहें कि कभी कभी इंसान ऐसी जगह या ऐसी अलग दुनिया में चला जाता है जो कि अस्तित्व में ही नहीं है। यहाँ आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता और फिर आपको वो नजर आ जाता है जो आप कभी देखना नहीं चाहोगे। जानकारों की माने तो छलावा को पहचानने का एक तरीका है कि जब कोई अजीब सी चीज बार बार आपके साथ होने लगे तो समझ जाइए कि आप छलावे के अंदर है। मेरा नाम गजराज है। ड्राइवर की नौकरी करते हुए मुझे काफी साल हो गए थे और काम की वजह से कई बार अनजान जगहों पर जाना हो जाता था। उस वक्त आज की तरह मोबाइल या जीपीएस नहीं हुआ करते थे। ये उस दिन की बात है जब मैं अपने साहब को छोड़ने उनके घर चला गया था। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी माताजी उसी दिन चारधाम यात्रा कर वापस आई हुई थी। घर जाते ही उन्होंने मेरे हाथ में कहीं का प्रसाद थमाकर एक कुछ धागा सा हाथ में जबरदस्ती बांध दिया। मेरा सारा ध्यान तब जल्द से जल्द वापस लौटने में था, क्योंकि सफर काफी लंबा था, यही कोई 150 या 200 किलोमीटर का। तो मैं वहीं पर थोड़ा कुछ खा पीकर साहब के घर से निकला। वहां से जाते वक्त माताजी ने फिर एक घड़ी किया हुआ कागज मेरे हाथ में थमाया और कहा कि इसे गाड़ी में रखना और इसकी एक छोटी सी फ्रेम बनाकर गाड़ी में आगे लगा देना। मैंने उस कागज को देखा भी नहीं कि वो क्या था। मैंने उसे वैसे ही अपनी जेब में रख दिया और वहां से निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते मैंने गाड़ी की टंकी फुल की और उस शहर से निकल पड़ा अकेला। शायद मेरे लिए वो दिन ही खराब था। वापस जाते जाते दोपहर को रास्ते में एक जगह गाड़ी का टायर पंचर हो गया। टायर चेंज करने में मेरा करीबन 1 घंटा चला गया। टायर बदली कर आगे जाने निकला तो कुछ किलोमीटर बाद एक घाट के रास्ते में घना ट्रैफिक लगा। आधे घंटे तक तो गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। पूछताछ की तो पता चला कि आगे कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। उस वक्त मुझे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा काफी वक्त बर्बाद हो गया था और अब ऊपर से ये ट्रैफिक। शाम का वक्त हो चला था, ठंड के दिन थे तो आसपास ठंड भी बढ़ने लगी थी। करीबन आधे घंटे बाद गाड़ियां धीरे धीरे आगे सरकनी शुरू हो गई। कुछ आगे जाने पर मुझे वहीं पर पहाड़ियों में रहने वाले कुछ लोग अपने परिवार के साथ जाते हुए नजर आ गए। मैंने उन्हें आवाज दी और पूछा कि आगे कितना ट्रैफिक है। उनमें से एक आदमी ने पीछे देखते हुए कहा, ठीक से तो पता नहीं, लेकिन काफी लंबी कतार दिखाई पड़ रही है। सच कहूं तो उस वक्त मुझे आराम की जरूरत थी, क्योंकि लगातार गाड़ी चलाने के कारण मैं बहुत थका हुआ था। मैंने फिर उनसे पूछा, यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता? उस आदमी ने जवाब में कहा, नहीं, यही एक रास्ता है। मैंने निराशा भरे स्वर में उन्हें धन्यवाद दिया और वो लोग आगे चले गए। तब उनमें से 14-15 साल का एक लड़का कुछ आगे जाकर फिर से पीछे आ गया और उसने मेरे पास आते हुए कहा, बाबा ने ठीक कहा, यहाँ कोई पक्का रास्ता तो नहीं है, पर एक कच्चा रास्ता है। हम जिस कच्चे रास्ते से चल रहे हैं ना, उस रास्ते पर गाड़ी उतार दो तो आपको नीचे से थोड़ा घूम कर जाना पड़ेगा। कुछ गांव और जंगल का क्षेत्र लगेगा, पर आप यहाँ से काफी आगे निकल जाओगे। इतना कहकर वो फिर उनकी पहाड़ी बोली बोलते हुए आगे चला गया। कुछ देर सोचकर और चिढ़कर मैंने गाड़ी को सड़क से कच्चे रास्ते पर उतार दिया और उसी कच्चे रास्ते से आगे जाने लगा। कुछ किलोमीटर जाने पर मैंने गांव पार किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब अंधेरा बढ़ने लगा है। वहां आसपास के लोगों से पूछते हुए मैं फिर आगे बढ़ा। आगे मुझे दूसरा कोई भी गांव नहीं दिखाई दिया और देखते ही देखते अंधेरे की काली स्याही उजाले में घुलनी शुरू हो गई। आगे बढ़ने के साथ ही आसपास की झाड़ियां भी घनी होती जा रही थी। शायद ये वही जंगल का इलाका था जिसके बारे में उस लड़के ने मुझे बताया था। मैंने आगे जाने से पहले खुद की तसल्ली के लिए एक जगह पर गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां सब कुछ बहुत शांत था। मैं उस अधूरे प्रकाश में दूर तक जाते हुए उस रास्ते का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे कहीं से मेरे कानों पर किसी के खांसने की आवाज पड़ी। एक बुजुर्ग सा इंसान पेड़ों में से पगडंडी के रास्ते कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें आवाज दी और दौड़ता हुआ उनके पास चला गया। बाबा, मुझे हाईवे के रास्ते पर निकलना है, क्या ये सही रास्ता है? उन्होंने मेरी तरफ देख फिर दूर जाते उस रास्ते की तरफ देखा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी और फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, यहां से हाईवे की सड़क लगती तो है, पर इस वक्त ये रास्ता सही नहीं है। तुम वापस पीछे चले जाओ। और वैसे भी ये रास्ता गाड़ियों के लिए नहीं है, कच्चा है। तुम गाड़ी को तेज भी नहीं चला पाओगे, रास्ते में फंस जाओगे। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि पहले से ही काफी वक्त बर्बाद हो गया है और अब ये आदमी मुझे 10 से 12 किलोमीटर वापस जाने के लिए कह रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में काफी बार देखा है कि आदमी गुस्से में, घमंड में हमेशा गलत निर्णय लेता है, गलत का चुनाव करता है। मैंने भी वही किया। मैंने उस आदमी की बात नहीं सुनी और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उन्हें धन्यवाद बोलकर जाकर गाड़ी में बैठ गया। सोचा कि अगर हाईवे आगे ही कहीं है तो खामखा पीछे जाने में क्या मतलब। मैंने सीधे गाड़ी चालू की और उसी रास्ते से जाने लगा।
मैंने पीछे भी देखा तो वो बुजुर्ग वहीं खड़े होकर मुझे देख रहा था। अब रास्ता खराब होने के कारण मैं उस वक्त 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। देखते ही देखते रात हो गई। आसपास का सब कुछ काले घने अंधेरे में डूब गया। ठंड के कारण आसपास कोहरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैंने हेडलाइट शुरू की और उस कोहरे से भरे अंधेरे को काटते हुए मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक से कोई चीज बहुत जोर से मेरी गाड़ी से टकरा गई। एक बहुत जोर की आवाज हुई और गाड़ी झटका खाकर बंद पड़ गई। गाड़ी की हेडलाइट भी अपने आप बंद हो गई। अब तक गाड़ी की मोटर की आवाज कानों पर पड़ रही थी। शायद इसलिए आसपास के अंधेरे का गहरे सन्नाटे का एहसास नहीं था। लेकिन गाड़ी बंद पड़ते ही सब तरफ सन्नाटा छा गया। लगा जैसे एकदम से मेरे आसपास गहरा अंधेरा फैल गया हो। ठंड के कारण मैंने गाड़ी के शीशे ऊपर कर रखे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। आसपास ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक हुए टकराव से डर के मारे मेरी सांस तेज हो गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ खटपटाहट कर मैंने फिर से किसी तरह हेडलाइट चालू कर दी, लेकिन जहां तक हेडलाइट की रोशनी जा रही थी उसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हेडलाइट गहरे काले सन्नाटे में डूबे हुए अंधेरे के अंधकार को मिटाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हो। इतने सालों के अनुभव से मैं इतना तो जान चुका था कि कोई भारी चीज गाड़ी से टकराई है। बस पता नहीं कि वो कोई इंसान था या कोई जानवर। कुछ एकदम से सामने आकर टकरा गया था। मैं आसपास किसी हलचल या किसी आवाज की अपेक्षा में कुछ देर चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने बाहर जाकर देखने का निर्णय लिया। हिम्मत कर मैंने हल्के हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला। अचानक आई बाहर की ठंडी हवा से मेरा शरीर कांप उठा। मैंने धीरे से एक कदम बाहर रखा और गाड़ी के दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। चारों ओर शांत और बस गहरा अंधेरा था। वहां आसपास जो बरगद के पेड़ थे उन पर शायद उल्लू बैठे हुए थे। बीच बीच में उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। रात के अंधेरे की काली स्याही ने आसमान को इस कदर रंग दिया था कि वो देख मैं सोच में पड़ गया कि कहीं मैं किसी भूतिया जगह तो नहीं आ गया। मैंने वहीं खड़े होकर पीछे की ओर देखा तो पीछे इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मेरे पास टॉर्च भी नहीं था। मैं पीछे के घने अंधेरे में बस देखे जा रहा था, एकटक, जैसे वहां की हवाएं चीख चीख कर मुझे कह रही हो कि यहां से लौट जाओ। मैं गाड़ी के आगे की ओर जाने लगा। पता नहीं गाड़ी से क्या टकराया था। 2-4 कदम आगे जाकर देखा तो वहां एक 6-7 साल का लड़का बेजान सा पड़ा हुआ था। वो देख मैं बहुत घबरा गया। ये लड़का कौन है और इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा था? उसे वैसे पड़ा हुआ देख मैं लगभग रोने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं दौड़कर उसे उठाने के लिए उसके पास चला गया और उस लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे उठाया मुझे आसपास के अंधेरे में से कहीं से कोई गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। कोई गूंजती हुई आवाज। कोई औरत कुछ गुनगुना रही थी। मैंने अपने आसपास देखा। घनी झाड़ियों की सिवाय वहां कुछ भी नहीं था। ऊपर ऊंचे पेड़ों की तरफ देखा, लेकिन जंगल होते हुए भी वहां के पेड़ किसी मुर्दे की तरह एकदम शांत और स्थिर थे। और वो आवाज कहां से आ रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने फिर से नीचे देखा और अब वो लड़का मेरे हाथों में नहीं था। वहां कुछ भी नहीं था। मैं हैरान होकर सिर्फ यहाँ वहां देखने लगा। अभी अभी एक लड़का मेरे हाथ में था और अभी पल में वो कहां चला गया। एक अजीब सी डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसी पल मुझे किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने देखा कि वो लड़का रास्ते के किनारे की झाड़ियों से निकलकर दौड़ता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। अरे रुको, रुको तो। मैं बस उसे आवाज देता रहा और वो अंधेरे में धुंध में कहीं गायब हो गया। दौड़ता हुआ आसपास की घनी झाड़ियों में पेड़ों में कहीं चला गया। मैं तब सड़क के किनारे जाकर रुक गया। मेरे पांव आगे बढ़ ही नहीं रहे थे क्योंकि आगे सिर्फ घना अंधेरा था। मैंने सोचा कि यह सब बहुत ही अजीब है। वैसे भी मैं वहां जाकर देखकर क्या करूंगा। मैं यहां से निकल जाता हूं। पिशाच भूत का पता नहीं, लेकिन यही रुका रहा तो कोई जानवर जरूर मुझे मार देगा। और उस पल मुझे कहीं से फिर वो गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। किसी तरह की गाने की आवाज थी वो। पर ऐसी सुनसान जगह पर इतने घने अंधेरे में कौन गा रहा था? आसपास कहीं कोई भी तो नहीं था। पर वहां जो कुछ हो रहा था बहुत ही अजीब और भयानक था। मैंने सामने की धुन में ध्यान से देखा। कोई था वहां, कोई औरत। ये जगह सच में अजीब है। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगा। 3-4 बार प्रयास करने के बाद गाड़ी चालू हो गई और तब जाकर मेरी जान में जान आ गई। उस आदमी ने शायद सच ही कहा था कि रास्ता सही नहीं है। मैं वहीं रुककर सोचने लगा कि क्या करूं, आगे जाऊं या वापस गाड़ी मोड़ लूं। तभी कोई चीज धड़ाम से गाड़ी के ऊपर आ गिरी। उस आवाज से मेरा दिल बैठ गया।
शरीर में एक तेज झटका सा लगा और उसी के साथ शरीर कांपने लगा। अब मेरे दिमाग में एक साथ कई सारे विचार चल रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट और गाड़ी फिर से बंद पड़ गई थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की खटपट शुरू की और अगले ही पल तेजी से हेडलाइट चमकी और बुझ गई। पर इस चमकी रोशनी में मैंने देखा कि आगे रास्ते पर कोई इंसानी सी आकृति मेरी ओर ही चल कर आ रही थी। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या है, पर मेरा दिमाग तर्क लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो आकार किसी औरत जैसा है। उस घने कोहरे में उसका एक धुंधला सा आकार नजर आ रहा था। मैंने तब निर्णय ले लिया कि पीछे जाना ही ठीक होगा। इस बार मैंने गाड़ी की हेडलाइट चालू नहीं की और किसी तरह गाड़ी को पीछे मोड़ लिया। उस परछाई की ओर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। रह रहकर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था कि कहीं मैंने सच में कोई गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, मैं कहीं किसी भूतिया जगह तो नहीं आ गया। वहां से कुछ दूर पीछे जाने के बाद मैंने हेडलाइट चालू कर दी और पहले से थोड़ा तेज जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो रास्ता इतना खराब था कि मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं गाड़ी कीचड़ में कहीं फंस गई तो वहां से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा और फिर मुझे पूरी रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। दूर दूर तक वहां कोई घर कोई मकान नहीं था, सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ 2-4 ही मिनट हुए थे कि मुझे सामने फिर कोई औरत रास्ते पर एक तरफ से चलती हुई दिखाई दी। मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन मैंने गाड़ी को फिर से तेज चलाया और उसके आगे निकल गया। कुछ भी कर मुझे उस जंगल से बाहर निकलना था। मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है, क्या ये साया सच में है या मेरे दिल में डर बैठ गया है। आसपास का माहौल एकदम शांत था और मैं अपने आप को बार बार समझा रहा था। फिर से कुछ दूरी पार करने पर अचानक वही छोटा लड़का तेजी से दौड़ता हुआ मेरी गाड़ी के सामने से गुजरा। उसे सामने आता देख मैंने गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाया। न जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। पता नहीं ये लड़का ये औरत कौन थी और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे, वो भी इस घने जंगल में, इतने अंधेरे में। मैं गाड़ी को आगे भगाता तभी वही औरत झाड़ियों में से आकर मेरी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। इस बार मैंने गाड़ी की हेडलाइट बंद नहीं की। मैं देखना चाहता था कि आखिर वो क्या कर रही है। वो बस रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी, चुपचाप। और फिर उस औरत ने सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर बड़े अजीब तरीके से मेरी ओर देखा। वो तब कुछ गुनगुनाने लगी थी। उसकी हल्की सी आवाज मेरे कानों पर पड़ रही थी। उस औरत का चेहरा काफी झुर्रियों से भरा हुआ था। हेडलाइट की रोशनी में झुर्रियां साफ साफ दिखाई दे रही थी और बाहर की ओर निकली हुई भूरी आंखें एकदम खुली हुई चमक रही थी। उसकी चमड़ी किसी छिपकली की तरह थी, पीली और कहीं लाल। बड़ा ही अजीब सा दृश्य था वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो एक भयानक सी मुस्कान के साथ कुछ अजीब सा गुनगुनाई जा रही थी। एक अनजान डर मेरे दिल में घर कर रहा था। लग रहा था जैसे कुछ डरावना होने वाला है। फिर अचानक से गाड़ी की मोटर और हेडलाइट बंद हो गई। घबराकर मैंने कुछ खटपटाहट कर हेडलाइट चालू की और देखा तो अब सामने से वो औरत कहीं गायब हो गई थी। वो देख मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, पर तब अचानक से मुझे बहुत गर्म होने लगा। आसपास भयानक ठंड होने के बावजूद भी मुझे पसीना आ रहा था। मैंने गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक एक्सीलेटर दबाने तक की मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। लगा जैसे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। मुझे एकदम से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरे शरीर पर किसी तरह का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी भट्टी के अंदर बैठा हूँ। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपने तरफ की दरवाजे की कांच नीचे की और बाहर सर निकालकर भर भर के सांसें लेने लगा। गाड़ी से बाहर निकलने की तब भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे और तकलीफ होने लगी तो मैंने दूसरी तरफ का कांच भी नीचे किया और तब मुझे एहसास हुआ कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है और वो मुझे ही घूर रहा है। आंख के कोने से मुझे वो नजर आ गई थी, पर फिर भी पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस एहसास से मैं एकदम सीधा बैठ गया, स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रख दिए। अब मेरा शरीर हद से ज्यादा कांपने लगा था। दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया। मैं उसकी बारीक से बारीक हलचल को भी महसूस कर पा रहा था। गाड़ी में एक हल्की पीली लाइट जल रही थी और उस पल मुझे पीछे से फिर वही गुनगुनाने की आवाज आने लगी। मैं थरथराता हुआ, कांपता हुआ बस बैठा रहा। मैंने तिरछी नजर से उसे देखने की कोशिश की। वो कोई विधवा औरत थी। बदन पर सफेद साड़ी थी, बाल खुले हुए थे, माथा एकदम सफेद था, चेहरा रूखा सूखा और चमड़ी एकदम छिपकली जैसी, और चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। उस डरावने एहसास से मेरे शरीर पर बार बार रोंगटे खड़े हो रहे थे। लगा जैसे शरीर वहीं पर जम गया हो। मैं उसे पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक से उसकी आवाज आनी बंद हो गई। मैं भी थोड़ा चौकन्ना हो गया, एकदम सीधा बैठ गया। मेरी गर्दन एकदम सीधी सामने की ओर थी। पीछे से उसकी सरकने की, हलचल की आवाज सुनाई दी
मेरा पसीना पानी की तरह बहने लगा था। मैं समझ गया कि ये कोई प्रेत या चुड़ैल है। ये सोचकर मेरा शरीर एक बार फिर से कांप उठा। मेरी सांस अब फूलनी शुरू हो गई थी। मन ही मन में मैं भगवान का नाम जपने लगा। पता नहीं कैसे पर मैंने कभी माँ काली का नाम नहीं लिया था और नहीं माता काली को मैं पूछता था, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप ही माँ काली का नाम जपने लगा। मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक बार उसे देखना चाहा और हल्के से नजर उठाकर सामने मिरर में देखा। वो भी मिरर में मुझे ही देख रही थी। उस पल हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वो औरत हल्की सी डरावनी मुस्कान देकर मंद मंद खिंची खिंची सांस लिए हंसने लगी। उसकी उस शैतानी भयानक नजर को देख मेरा खून एकदम से ठंडा पड़ गया। अजीब सी सरसराहट मेरे अंदर दौड़ गई। उस नजर में मौत का भय था और वो अपना मुंह पूरा खोल के हंसते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगी। वो सब कुछ सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने किसी तरह गाड़ी का दरवाजा खोल बाहर जाने की कोशिश की और फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर बेजान सा हो गया है। मैं उठने की कोशिश में गाड़ी के सीट से नीचे लुढ़क गया और लुढ़कते हुए रास्ते से नीचे चला गया। मैं किन्हीं पैरों के पास पड़ा हुआ था। पता नहीं वहां क्या था। मैंने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़र धुंधली होती गई। वो गुनगुनाहट दूर कहीं से अब भी कानों पर पड़ रही थी। मुझे लगा कि मेरे पास वही चुड़ैल खड़ी है। मैंने अपनी आंखों पर जोर डाला। लगा जैसे आंखों के सामने तेज रोशनी से हो गई है, जैसे एकदम घना कोहरा छा गया हो और मैं उस तेज प्रकाश को देख नहीं पाया और वहीं पड़े पड़े अपना होश खो बैठा। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी पुराने बिस्तर में एक खाट पर सिकुड़ के लेटा हुआ था। नजर उठाकर देखने की मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं थी, पर एक अजीब से एहसास से कुछ देर बाद मैं झटके से उठकर बिस्तर में बैठ गया और उठते ही मैंने गहरी सांस लेना शुरू किया। मैंने वहां जो भी देखा था वो सब कुछ वहां से गायब हो चुका था। फिर मैंने देखा कि मेरे बाजू में एक आदमी खड़ा था। ये वही आदमी था जो शाम के वक्त मुझे रास्ते पर मिला था। उसने मुझे काली चाय जैसा कुछ पीने को दिया और गंभीर आवाज में कहा, पी लो इसे, बुखार उतर जाएगा। मेरे हाथ तब भी थरथरा रहे थे। मैं किसी तरह दीवार के सहारे उठकर बैठ गया और उस काले पीले पानी को पीने लगा। फिर वो आदमी भी एक जगह पर बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, मैं तुम्हारी लाश को ढूंढने जंगल में गया था, पर देखा कि तुम्हारे सांसें चल रही थी, इसलिए फिर तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया। वो चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, पर तुम्हारी शर्ट की जेब में कुछ था जिसने कल रात तुम्हारी जान बचाई है। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा था, क्योंकि उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी और कहा था कि यह रास्ता सही नहीं है, और शायद यही कारण था कि मैं उस आत्मा के चंगुल से बच गया। उसी दिन तबीयत थोड़ी ठीक हो जाने पर मैं घर चला गया। मुझे 3-4 दिन तक बुखार रहा। जब मैं फिर काम पर गया तो मैंने अपने साहब को भी इस घटना के बारे में बताया।